हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKD एकेडमिक स्टडी पर। आज हम पढ़ते हैं भारत में विविधता। पॉलिटिकल है, क्लास 6 की चैप्टर 1 पॉलिटिकल में। ठीक है, भारत की विविधता। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने जो दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स। तो भारत की विविधता का देश है। भारत क्या है? विविधताओं का देश है। यानी भारत में कई तरह के लोग और कई धर्मों के लोग और हर संस्कृति अलग अलग है हर किसी की। तो हर स्टेट में यानी राज्यों में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। और ठीक है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और विभिन्न विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह के हैं। यानी अगर हम सोचें तो हम सभी क्या हैं? एक ही हैं, क्योंकि हम भारत में रहने वाले नागरिक हैं। की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझते हैं, हम विविधता को कैसे समझें, क्या कैसे विविधता होती है, क्या होता है। करीब 2 सौ वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी हम लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट के बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूंकि यात्रा में इसको बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। सूखा वगैरह पड़ जाती थी तो लोग कई बार अपना घर बार छोड़ देते थे। ठीक है, उन्हें जब पेट भरकर खाना नहीं मिलता तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। तो इसका मतलब ये है, जैसे पहले सभी लोग क्या होता था, जो दूर दूर गांव बसे होते थे, दूर दूर राज्य होते थे, देश होते थे, तो लोग भ्रमण करते थे, कहीं नई नई जगह पे जाते थे, खेती बाड़ी को ढूंढते थे जहाँ पे अच्छी खेती बाड़ी होती है, जहाँ नहर वगैरह नदियाँ चलती हैं तो वहाँ खेती अच्छी होती है, जहाँ पानी का संसाधन ज्यादा अच्छा होता है तो वहाँ खेती बाड़ी अच्छी होती है। तो कभी कभी क्या होता था, युद्ध भी छिड़ जाते थे, कभी कभी क्या है, बहुत ही बंजर भूमियां हो जाती थी। वो लोग क्या है, छोड़ के दूसरी जगह आवास रहने लगते थे। और ज्यादा दूर पहले क्या पैदल ज्यादा चलते थे तो समय भी ज्यादा लगता था। लोग फिर एक जगह रहने भी लग जाते थे काफी समय रहने के बाद फिर कुछ लोग वहीं पे अपना निवास कर लेते थे। वहीं खेती करना, पशु पालना, ये सारी क्रियाएं होती रहती थी। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उन्हें रहने सहने में थोड़ा सा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे, नई जगह की कुछ चीजें भी अपना लेते थे। जैसे गर्म का मौसम है और ठंडे वाले मौसम में चले जाए तो वहाँ रहना बड़ा दिक्कत हो जाती है, मगर कुछ समय बाद वो अपने आप शरीर अपना लेता है इतने वातावरण को। ठीक है, और कुछ चीजें वे पुराने डर्रे पर ही चलते रहते थे। इस जगह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह हो सकती थी। संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। यानी जब वो अपनी संस्कृति को देखते और अपनी संस्कृति को बोलते, अपनी भाषा को बोलते, तो वहाँ की भाषा वहाँ के लोग समझते थे, वहाँ के लोग अपनी भाषा को, जो लोग जाते थे वो लोग समझते थे। तो क्या है, धीमे धीमे सभी संस्कृति मिलजुल हो जाती थी। ठीक है, अगर अलग अलग क्षेत्रों में इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि इस तरह से विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों में वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्रों में विशिष्ट इतिहास के कारण विविधताएं हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं। यानी सामंजस्य का मतलब एक तालमेल बैठाना है, जहाँ पे वो अपने आप को रुक सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वहाँ कैसे रहना है, कैसे खाना बनाना है, कैसे अपना भोजन बनाना है, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में, पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा बर्फ न केवल वहाँ के लोग के कपड़े और खाना पान आदतों में बर्फ होगा, बल्कि जिस तरह से का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन भौतिक वातावरण से किस तरह से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग
ही अपनी सब्जी अनाज उगाते हैं, वे इन चीजों को लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं। यानी गांव में लोग तो अपने सब्जी अनाज वगैरह उगाते हैं, मगर शहर के लोग क्या है उस पे बाजारों पर निर्भर रहते हैं, शहरों के लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भारत के दो भाग हैं, लद्दाख और केरल के उदाहरण देखिए, आगे हम समझेंगे उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थितियां। तो आगे हम पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, जैसे लद्दाख में पहाड़ी इलाके ज़्यादा होते हैं और बर्फीली और ठंड में ज़्यादा होती है, तो यहाँ देते हैं लद्दाख में ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान इलाका होता है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है, जहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उगते हैं। पीने के पानी के लिए गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग हम एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन कहते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट है। लद्दाख में कौन से जानवर को पालते हैं? बकरी को, खासी किस्म की, उसमें से क्या निकालते हैं? पश्मीना ऊन। यह ऊन कीमती है। पश्मीना ऊन साल बनती है। ये महंगी काफी होती है और गर्म भी बहुत होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से ही इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीरी में ही पश्मीना सालें बुनी जाती हैं। ठीक है, कहाँ पे बुनी जाती है पश्मीना सालें? कश्मीर में। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। रेगिस्तान होने के कारण यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ पे आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें क्या है, यहाँ पे इस तरीके का व्यापार होता है। और देखो यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनके गुजर एक मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले हमें अपने हाथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, लद्दाख के रास्ते में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। यानी बौद्ध धर्म तिब्बत कैसे पहुंचा? लद्दाख के रास्ते से। छोटा तिब्बत भी इसे कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। कब हुआ था? 400 साल पहले ये हुआ। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित हैं। उसके स्थानीय रूप को मुसलमानों और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मनोरंजन का साधन है ये। तो देखो इस तरीके से ऊन वगैरह को बुनते हैं ये। देखो फ्रेंड्स, यहाँ केरल है। ये केरल का इस तरीके का दृश्य, वहाँ ज्यादातर पानी वगैरह ज्यादा होता है केरल में। तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। ये जरूर याद रखना, केरल कहाँ पे बसा हुआ है? दक्षिण पश्चिम कोने पे बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक है। यानी ये मसाले वगैरह, काली मिर्च वगैरह ये उगाई जाती हैं। ये आपको जरूर याद रखनी है, ये आपको लिखना भी है नोट बना के। सबसे पहले यहाँ अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के अर्ध धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले आए थे। ये भी याद रखना, ईसा मसीह के धर्मदूत कब आए थे? 2000 साल पहले। यानी भारत में ईसा मसीह धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत है। केरल में मुसलमान समुदाय की काफी इज्जत है यहाँ पे। अब देखो ये पढ़ते हैं। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत का समुद्री रास्ता जाना। यानी वास्को डी गामा आया था, ये जरूर इम्पोर्टेंट है। वास्को डी गामा आया था जिसने यूरोप से वो भारत का रास्ता जाना। तो इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें
यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। यानी इसी कारण वहां पे केरल में क्या है, सभी लोग रहते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों के युवहू मिलते हैं और उन्हें चीन वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं चीना चट्टी कहते हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखना। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल के उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। वहां अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो ये चीज जरूर याद रखना है, वहां के लोग क्या खाते हैं और वहां क्या चीज ज्यादा चीज उगती है। ठीक है, और देखो ये त्योहार सबसे इम्पोर्टेंट है। केरल में कौन सा त्योहार मनाया था? ओणम। ठीक है, नाव प्रतियोगिता होती है वहां पे। विविधता में एकता। तो देखो, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्रों की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्र संग्राम के अलग अलग परिवेश में लोग शामिल थे और उन्हें एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत के लोग में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह से उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में वे सब एक साथ थे। इसका मतलब क्या है? कभी भी हमें एक अलग अलग नहीं होना चाहिए, हमें एकजुट परिवार की तरह रहना चाहिए। हमें अपने देश में हमेशा, देश में, घर में और राज्य में, हर जगह हमें एकजुट होकर रहना चाहिए, जिससे क्या कोई बाहर वाला हमारे फूट न डाल सके हमारे लोगों के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये क्या है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू जी स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दे रहे थे ये। तो यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था कि इस शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीतियों का विरोध करते थे के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत से लोग की जानें गईं और उनसे भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हें शहीदों की याद में गाया गया था। ठीक है, ये है जो गीत है, इस गीत को आप देख लो। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते गीत और चिन्ह विविधताओं के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हुए क्या आपने भारत पर झंडे की कहानी जानते? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, यानी ये इसको याद जरूर रखना, भारत की खोज थी जवाहरलाल नेहरू किताब कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानने और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। अनेकता में एकता किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। जो राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है इसे अपने शब्दों में लिखी, यानी जो अपने शब्दों में आपको लिखना है, मतलब। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज की क्लास खत्म होती है, तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें क्लास को। ठीक है फ्रेंड्स, तो और भी आपके फ्रेंड्स भी सीखेंगे। ठीक है।